चलिए एक सिंपल सीन से शुरुआत करते हैं। इंडिया घर पर खेल रही है, पिच फ्लैट है, आउटफील्ड तेज है। पहले ओडीआई में रांची में बोर्ड पर 349 लगा दिए गए, लेकिन साउथ अफ्रीका फिर भी 332 तक पहुंच गई। इंडिया बच तो गई मगर बस मुश्किल से निकले। दूसरे ओडीआई रायपुर में बोर्ड पर इस बार 358 रख दिए गए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बड़े ठंडे दिमाग से 362 रन 4 गेंद बाकी रहते चेज कर ली, 6 विकेट हाथ। वही पुरानी कहानी, बैटर्स अपना रोल निभा देते हैं, बॉलर्स आखिरी में दम नहीं दिखा पाते। अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर में 54 रन, हर्षित राणा ने 10 ओवर में 70 रन, प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.2 ओवर में 85 रन देकर के 8 विकेट लिए। प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेट में भी स्क्रूटनी में है, क्योंकि एजबेस्टन वाले टेस्ट में उनके ऊपर ये ठप्पा लग गया था कि कम से कम 500 गेंदों के बाद भी उनका इकोनॉमी रेट इतिहास में सबसे खराब की लिस्ट में पहुंच गए, यानी शुरुआती टेस्ट करियर में 5 से भी ज्यादा प्रति ओवर। फैंस जो सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल जायज है कि अगर एक बॉलर टेस्ट में मार खा रहा है और फिर घर पर 2 ओडीआई में भी 60 से ऊपर की इकोनॉमी दे रहा है, तो उसे लगातार मौके कैसे मिल रहे हैं। जबकि शमी जो ओडीआई में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले हैं, 2 दिन पहले ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 13 पर 4 निकाल करके आ रहे हैं। पहले मैच में डीयूआई भी और बॉलिंग मुश्किल भी हुई, फिर इंडिया ने 349 डिफेंड किया, लेकिन रायपुर में 360 डिफेंड नहीं हुई। इसलिए आज की असली चर्चा डीयू फ्लैट विकेट नहीं है, असली मसला सिलेक्शन और प्लानिंग का है, और ये कि इंडिया का ओडीआई बॉलिंग कोर को आखिर किस सोच के साथ मैनेज किया जा रहा है। जबकि शमी, सिराज, बुमराह, हार्दिक, अर्शदीप और आकाशदीप के असली आंकड़े सामने आते हैं तो मौजूदा फैसले और बचने लायक नहीं लगते। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। भारत बनाम साउथ अफ्रीका, रांची और रायपुर। जीत और हार का असली फर्क वही बन रहा है जहां तेज गेंदबाजों को अहम मौकों पर कंट्रोल दिखाना चाहिए। जहां अगर कुलदीप जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर और जडेजा जैसे ऑलराउंडर्स आसपास मौजूद है, अगर टोटल जीतने लायक है, तो फिर गैप आखिर कहां रह रही। ये बात सीधी ले जाती है वहां जब सबसे बड़े सवाल छुपे हैं, यानी कौन खेल रहा है। शमी और सिराज ये बेंच पर कैसे बैठे हुए। टीम से बाहर रहे इन दोनों बड़े नामों के आंकड़े खुद कहानी कह देते हैं। मोहम्मद शमी का ओडीआई करियर प्रोफाइल देखिए, 108 मैच, 206 विकेट, एवरेज 24.05, इकोनॉमी 5.58, स्ट्राइक रेट 25.58, बेस्ट 57 पर 7। फरवरी 2025 में ओडीआई इतिहास में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले बॉलर बने, 5126 गेंदों में, यहाँ तक कि स्टार्क से भी तेज। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में इंजरी से वापसी के बाद उन्होंने 5 मैच में 9 विकेट लिए, एवरेज 25.88 और इकोनॉमी 5.68, और ओपनिंग स्पेल से लेकर डेथ तक असर डाला। ये किसी भी तरह से गिरावट वाले बॉलर के नंबर नहीं है। अब देखें वो इस समय घरेलू क्रिकेट में क्या कर रहे हैं। अगर ऑफिशियल लाइन ये है कि उन्हें आराम दिया जा रहा है या फिटनेस मैनेजमेंट हो रहा है, तो फिर एक बॉलर जो अनफिट है या संभाल करके रखा जा रहा है, वो घरेलू टी20 में इतनी स्पीड से कैसे गेंदबाजी कर रहा है। अब आते हैं मोहम्मद सिराज पर। सिराज का ओडीआई रिकॉर्ड कहता है 44 मैच, 71 विकेट, एवरेज 24.06, इकोनॉमी 5.19, स्ट्राइक रेट 27.82, बेस्ट 21 पर 6। सितंबर 2023 में उन्होंने एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को 21-6 से उड़ा दिया था। चामिंडावाज के सबसे तेज 6-4 वाले रिकॉर्ड की बराबरी की और 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। जनवरी 2023 में वो आईसीसी ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पहुंचे। टेस्ट में वो इंडिया के मौजूदा वर्कहॉर्स हैं। 41 मैच, 123 विकेट, 5 विकेट हॉल। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में वो पूरी सीरीज के सबसे बड़े विकेट टेकर बने। 9 इनिंग्स में 23 विकेट, जिसमें 2 मैच जिताने वाले 5 शामिल थे। यही वो बॉलर है जिनसे विदेशों में 20 विकेट निकालने की उम्मीद की जाती है, लेकिन उन्हें घर पर उस ओडीआई में नया बॉल तक नहीं दिया जाता जहाँ टीम 360 रन खा रही। उधर प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट में भी संघर्ष कर रहे हैं और इस ओडीआई सीरीज में भी रदम गायब है, फिर भी उन पर भरोसा बनाए रखा जा रहा है। बाहर से देखने वाले के लिए सिलेक्शन ऐसे ही दिख रहा है। तब नेचुरल सवाल उठता है कि क्या ये सच में रेस्ट है या टीम मैनेजमेंट अंदर बैठकर ये मान चुका है कि हमें नंबरों से बेहतर पता है। क्योंकि एक बॉलर जो ओडीआई इतिहास में सबसे तेज 200 विकेट पर पहुंचा है और एक जो कभी दुनिया का नंबर 1 बॉलर रहा है, दोनों घरेलू क्रिकेट और टेस्ट सीरीज में अपनी पूरी स्पीड के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और उसी समय इंडिया 349 और 358 को एक सेकंड चॉइस फास्ट बॉलिंग के सहारे डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। तो रोटेशन वाला लॉजिक बहुत खोखला लगने लगता है और यहीं आकर ड्यू वाली बहस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। रांची और रायपुर की ड्यू वाली कहानी पहले रांची से शुरू करते हैं। उस मैच से पहले ही साउथ अफ्रीका के बैटिंग कोच ने साफ कह दिया था कि ड्यू बड़ा फैक्टर बनेगी और दूसरी इनिंग में गेंदबाजी मुश्किल होगी, इसलिए उन्होंने पहले फील्डिंग चुनी। हुआ क्या, ड्यू उम्मीद से देर से है। चेज की शुरुआत में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने जमीन पर आई हल्की नमी का फायदा उठाया और गेंद को इतनी तेजी से स्किड कराया कि साउथ अफ्रीका 11 पर 3 हो गया। उसके बाद कुलदीप यादव ने 68 पर 4 से लेकर मैच को इंडिया की तरफ मोड़ दिया। भले ही मार्को जेनसन ने 39 गेंद में 70 मारकर हलचल जरूर मचाई। इंडियन एक्सप्रेस की एक एनालिसिस ने इसे सीधा सा समझाया था कि ड्यू ने पिच पर जितनी भी नमी छोड़ी
उसने इंडिया की मदद कर दी। गेंद स्किड होने लगी और इंडिया के सीमर सही लेंथ पर टिके रहे, यानी रांची में ड्यू मौजूद थी, लेकिन फिर भी इंडिया के बॉलर्स ने दिल मजबूत रखा और मैच बंद कर दिया। रायपुर, यहाँ भी सबको पता था कि ड्यू आएगी। साउथ अफ्रीका ने फिर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन जैसे ही दूसरी इनिंग में गेंद गीली होने लगी, इंडिया की पूरी फास्ट बॉलिंग की प्लानिंग हवा हो गई। न कोई ऐसा बॉलर था जो शमी की तरह लगातार सीम हिट कराए, न कोई ऐसा जो सिराज की तरह हार्ड लेंथ पर दबाव बना सके। कुलदीप और जडेजा भी उस तरह की टाइटनेस नहीं ला पाए और साउथ अफ्रीका ने आराम से स्ट्राइक रोटेशन किया और फिर स्पीड पकड़ ली। यहीं से बात जाती है लंबी प्लानिंग की तरफ कि क्या इंडिया के पास तेज गेंदबाजी को लेकर कोई ठोस प्लान है। दुनिया की बड़ी टीमें अपना फास्ट बॉलर अटैक ऐसे बनाती हैं कि एक कोर हमेशा सेट रहता है और रोटेशन उसके आसपास होता है। सबके रोल तय रहते हैं। नया बॉल कौन डालेगा, मिडिल ओवर्स में कौन दबाव बनाएगा, डेथ में कौन आएगा। इंडिया के पास कागज पर यह सब करने के लिए बाकी सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। इंडिया में टी20 में बुमराह और अर्शदीप सिंह, जबकि हार्दिक पांड्या तीसरे सीमर के रूप में। तो वहीं आकाशदीप टेस्ट में पहले ही 10 मैच में 28 विकेट ले चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि इंग्लैंड में वे और सिराज एकदम परफेक्ट जोड़ी बनकर के उभरे। ये नाम यूं ही हवा में नहीं तैर रहे। इन सबके रोल और उनकी स्ट्रेंथ बेहद साफ है और नंबर उन्हें मजबूत आधार देते हैं। फिर भी ओडीआई में मौजूदा स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी लगती है कि बुमराह को आईसीसी इवेंट्स और बड़े टूर्स के लिए बुलाओ, बीच में आराम दो, बाकी सबको बिना प्लानिंग के घुमाओ। शमी और सिराज को कभी फॉर्मेट ए में रखो, कभी बी में, फिर अचानक दोनों को फॉर्मेट सी से गायब कर दो। नतीजा ये हुआ कि 360 जैसे चेज अब इंडिया के खिलाफ घर में भी करने लायक लगने लगे हैं। यही वजह है कि हल निकालते वक्त सिर्फ फलाने को बाहर करो, ढिमकाने को अंदर लाओ, ये नहीं हो सकता है। सॉल्यूशन स्ट्रक्चरल होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन आखिर क्या है? सबसे पहले बात करते हैं बुमराह को लेकर। बुमराह को नॉन नेगोशिएबल कोर होना चाहिए, लेकिन हर मैच में नहीं। उन्हें तीनों फॉर्मेट की प्लानिंग का सेंटर होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। घर पर फ्लैट पिचेस पर जब रूटीन बायलैटरल चलते हैं तब उन्हें बाहर रखा जा सकता है। असली बात यह है कि उनके आसपास हर फॉर्मेट में क्या चल रहा है। टेस्ट में बुमराह, सिराज और आकाशदीप को प्राइमरी पेस तिकड़ी होनी चाहिए। अब ये टेस्ट में तिकड़ी नई गेंद से लेकर पुरानी गेंद तक लगातार प्रेशर बना सकती है। शमी को फिटनेस के हिसाब से रोटेट किया जा सकता है, लेकिन आक्रामक और हाई इंटेंसिटी आइडेंटिटी साफ है। ओडीआई में बुमराह, सिराज और हार्दिक एक डिफॉल्ट टेम्पलेट होना चाहिए। नंबर साफ कहते हैं। ये तिकड़ी 2 वर्ल्ड क्लास नई गेंद वाले ऑप्शंस देती है जो डेथ में काम आ सकते हैं, और एक ऑलराउंडर जो बीच में मुश्किल ओवर्स निकाल सकता है। शमी फिर चौथे सीम के तौर पर आईसीसी इवेंट्स या मुश्किल अवे वनडे टूर में आएंगे। टी20 में अर्शदीप का रिकॉर्ड उन्हें सबसे अहम हिस्सा बना देता है। उन्हें एक और तेज गेंदबाज के साथ जोड़ा जा सकता है जो डोमेस्टिक पूल से रोटेट हो। तो फिर हार्दिक जब फिट हो तो तीसरे सीम की जगह भरे। फिर बुमराह को यूज किया जाए सिर्फ बड़े मैचों में। बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक साथ खेलें तो इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीता। शमी और हार्दिक साथ खेलते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी हाथ में आई। बुमराह और सिराज, शमी साथ खेले तो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हमने खेल डाला। आकाशदीप, सिराज, बुमराह के साथ इंग्लैंड की पाटा पिचों पर हम बेहतरीन बैटिंग के साथ भी 2-2 से सीरीज ड्रॉ करके आए। तो और कितना सबूत चाहिए? फिलहाल इंडिया ऐसी स्थिति में जहाँ शमी और सिराज जैसे एस्टेब्लिश बॉलर जानबूझ करके इग्नोर किए जा रहे हैं। ओस कभी भी आ जा सकती है, पिचे कभी भी फ्लैट होंगी, कभी स्लो, कभी टू पेस्ड, लेकिन जो हर सीरीज में बदलता नहीं रह सकता वो है बॉलिंग अटैक की आइडेंटिटी। अगर एक सांस में सॉल्यूशन बोले तो बुमराह को सेंट्रल फिगर मान करके लॉक किया जाए। सिराज, शमी, अर्शदीप, हार्दिक और आकाशदीप के आसपास एक साफ 3 फॉर्मेट पेस कोर बनाया जाए फिक्स्ड रोल्स के साथ, और रोटेशन इसी कोर के अंदर करो। आउट ऑफ फॉर्म ऑप्शंस पर जुआ मत खेलो और फिर कंडीशंस को दोष मत दो जब 360 चेज हो जाए। जब तक ये नहीं होगा हर बार इंडिया 350 से ऊपर स्कोर करके भी मैच हारेगा। वही सवाल और तीखा होकर के वापस आएगा कि क्या सच में पिच और उसकी बात है या फिर उन लोगों की बात है जो बॉलिंग अटैक चुनते वक्त अपने बेस्ट नंबर्स को इग्नोर कर देते हैं।